हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इंटेग्रल्स चैप्टर में पढ़ेंगे डेफिनेट इंटेग्रल्स। जब मैंने इंटेग्रेशन का इंट्रोडक्शन दिया था तो तुमको बताया था कि दो तरह से इंटेग्रल किए जाते हैं। एक तो होता है इनडेफिनेट, और इनडेफिनेट इंटेग्रल में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। और डेफिनेट इंटेग्रल में हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो कर्व बनेगी फंक्शन की ग्राफ के ऊपर, उस कर्व के और एक्स एक्सिस के बीच में एरिया कितना होगा। डेफिनेट इंटेग्रल मेनली इसलिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम समझते हैं इस बारे में कि ये एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक मैं कर्व बनाता हूँ। मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। मान लो इस तरह की कोई कर्व है हमारे पास। एक कर्व का छोटा हिस्सा बनाया मैंने। ये एक्स इक्वल टू ए है और यहाँ एक्स इक्वल टू बी है। अब मैं ये एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि ए और बी, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो गई, बी माइनस ए। ये तो हम सब समझ सकते हैं। इस बी माइनस ए लेंथ का मैंने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको अगर मैं सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करूं तो तुम देखोगे ट्रेपीजियम टाइप शेप बन रही है। और ट्रेपीजियम में भी स्ट्रेट लाइन होती है, ये कर्व है। अगर मैं तीन हिस्से कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, हमें ये वाली साइड थोड़ी सी छोटी मिलेगी। तो इस तरह से करते करते मैं चाहता हूं कि इस b माइनस ए लेंथ के मैं n हिस्से कर सकूं। और n हिस्से जब मैंने कर दिए तो उसकी जो चौड़ाई रह जाएगी, यहाँ पे जो ट्रेपीजियम टाइप बनेगा, उसको मैं h मान लेता हूं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि h एक नंबर है जो बहुत छोटा है। तो अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो h 0 को अप्रोच करेगा। अब मैंने छोटे छोटे यहाँ पे ट्रेपीजियम बनाने शुरू कर दिए। देखो ऐसे। तो बीच में कोई भी ऐसा ट्रेपीजियम होगा तो ये तो अभी बहुत ज़्यादा चौड़ा है स्टूडेंट्स, ये चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, ये h के हिसाब से नहीं है। लेकिन समझने के लिए हमें थोड़ा सा तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो बात ये समझो कि ये इतना छोटा है कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल छोटा सा रह रहा है एरिया में, अगर हम इसे रेक्टेंगल मानना शुरू कर दें, हमने इस ट्रेपीजियम को रेक्टेंगल मान लिया। हम इतना छोटा पार्ट ले रहे हैं इस कर्व का इस चौड़ाई में कि ये ट्रायंगल आ ही नहीं रहा। जैसे कि एक एग्जांपल लें कि हम सबको पता है कि अर्थ जो है हमारी धरती, उसकी शेप क्या है, उसकी शेप स्फेरिकल है, गोल है। लेकिन हम अर्थ पे ही रहते हैं ना। हम जहां भी खड़े हो जाएं, हमको दूर दूर तक, जहां तक भी हमारी नजर जाती है, हमें क्या वो गोलाई दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। हमको स्ट्रेट ही दिखाई देता है, बिल्कुल, कि जैसे ये एक्स एक्सिस की तरह सपाट है धरती। हमें ऐसा लगता है देख के। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली बहुत ही छोटा हिस्सा धरती का देख रहे होते हैं और उस वजह से वो स्ट्रेट दिखाई देती है। जैसे ये गोलाई है, इसका छोटा सा हिस्सा, इसको कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट। इतना सा हिस्सा देखोगे तो स्ट्रेट दिखाई देगा। तो इसी तरह से हमने b माइनस ए लेंथ के इतने छोटे टुकड़े किए कि एक टुकड़ा जो है वो यहां से, ये कर्व जो है वो हमें ट्रेपीजियम की जगह रेक्टेंगल दिखाई देने लगा। तो इस तरह से हमारे कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे? हमने n हिस्से किए ना, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने बनेंगे? n बनेंगे। अब उसका एरिया कैसे निकालते हैं? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
तो लेंथ कितनी है इसकी, ब्रेड्थ तो हमने फिक्स कर दी। यहां पर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ जो है वो तो h है। अब ब्रेड्थ हमारी हो गई h और लेंथ कितनी होगी, लेंथ उतनी ही होगी जितनी की फंक्शन की वैल्यू होगी। यहां पर हम यहां पे जो कर्व देख रहे हैं वो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y किसके बराबर है, y के बराबर लेंथ आएगी ना, तो y है एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, हमने a से स्टार्ट किया है, तो पहला जो रेक्टेंगल होगा, फर्स्ट रेक्टेंगल, हम लेंथ्स लिखना शुरू करते हैं, लेंथ्स ऑफ रेक्टेंगल्स। जितने भी हमारे ये रेक्टेंगल बनेंगे, कितने बनेंगे, n बनेंगे, और उनकी लेंथ कितनी आएंगी, ब्रेड्थ तो h है, फिक्स है। तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो क्या होगी, इस पॉइंट पर ये जो पहला रेक्टेंगल बन रहा है हमारा, इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर हम फंक्शन में यहां पर a पुट कर दें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ a, तो पहली लेंथ आ गई एफ ऑफ a। दूसरी लेंथ कितनी आई, हम कितना आगे चले, h कदम आगे चले, h आगे चले, क्योंकि जो विड्थ है हमारे रेक्टेंगल की वो h है। तो एफ ऑफ a प्लस h, दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ आ गई, कॉमा, आगे चलते हैं। जो तीसरा रेक्टेंगल बन रहा है उसकी लेंथ कितनी आई, a से कितना आगे चलेंगे हम, h, फिर h, तो 2h, एफ ऑफ a प्लस 2h, और इसी तरह से चलते रहेंगे। तो लेंथ लास्ट में कितनी आएगी, क्योंकि n रेक्टेंगल्स है ना ये, तो n रेक्टेंगल्स अगर इसी सीक्वेंस को देखो, a प्लस h, a प्लस 2h, तो तुम्हें याद होगा स्टूडेंट्स कि ये एक क्या बन रही है, AP बन रही है, जो कि तुमने 11th और 10th दोनों क्लासेस में पढ़ी है। तो इसके nth टर्म क्या होगी, nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 d, यहां पर d की जगह है h, कॉमन डिफरेंस h है, तो n माइनस 1 h। तो ये बन गई हमारी n रेक्टेंगल्स की अलग अलग लेंथ, और ब्रेड्थ इकट्ठी है। तो इस पूरे जो रीजन का एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस h प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन, और लास्ट में h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 h। तो ये एरिया किसके बराबर है, दरअसल अगर हम इस एरिया को इंटेग्रल से जोड़ना चाहें तो ये एरिया बनता है a टू b, a से b तक, a से लेके b तक इस फंक्शन का इंटेग्रल। और ये और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा अगर हम ये लिमिट लगा देंगे, यानी कि कितने सारे रेक्टेंगल बना देंगे, इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना दें, तो जो ब्रेड्थ है हर एक रेक्टेंगल की वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो रहा है, इसमें हर एक टर्म में से h कॉमन ले सकता हूँ मैंने h कॉमन लेके लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं लिमिट लगा दूंगा h अप्रोचेस टू 0, h कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस h एंड प्लस एंड सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 h। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बन गया। लिमिट मैंने क्यों लगाई है स्टूडेंट्स, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी से मैं एरिया कैलकुलेट कर सकूंगा, उतना ही ज़्यादा ये जो कर्व वाला पार्ट है ये मैं स्ट्रेट लाइन में ले सकूंगा और ये रेक्टेंगल बन जाएगा। क्योंकि एक्चुअली हमने फॉर्मूला तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही लगाया ना, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस तरह से किया है। तो मैंने ये यहाँ पर इस तरह की लिमिट लगाई है कि ये बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हैं ये, और अगर इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हैं तो उसकी जो ब्रेड्थ है हर रेक्टेंगल की वो तकरीबन 0 है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इंटेग्रल को डिफाइन किया एज लिमिट ऑफ अ सम। तो इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ अ सम। तो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बार पेपर में आता है और 4 मार्क्स का आता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करना है और क्वेश्चन भी बहुत आसान है। बस ये फॉर्मूला नोट कर लो। हमने इंटेग्रल को कैसे रिप्रेजेंट किया है? हमने इंटेग्रल को रिप्रेजेंट किया है एज लिमिट ऑफ अ सम। हमने एक्चुअली ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन देखा है। वरना अगर हम इंटेग्रल की बात करें तो अगर हम जानते हैं कि हमने एफ एक्स डी एक्स का इंटेग्रल किया तो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स कोई और फंक्शन आएगा प्लस सी, तो डेफिनेट इंटेग्रल जो होता है वो अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखें तो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इस तरह से डेफिनेट इंटेग्रल कैलकुलेट किया जाता है अगर हम जानते हैं कि फंक्शन का इंटेग्रल एफ है। जैसे कि हम जानते हैं साइन एक्स का जो इंटेग्रल है वो कॉस एक्स है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस आएगा और इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। ये होती है अपर लिमिट और इसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द इंटेग्रल। तो हम प्लस सी नहीं लगाते इसमें क्योंकि ये डेफिनेट है, इनडेफिनेट नहीं है। इनडेफिनेट में हमें ये सी पता नहीं होता, लेकिन डेफिनेट में हम एक इंटरवल में देख रहे हैं ए से बी तक सिर्फ इंटेग्रल को, तो हम जानते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। पहले अपर लिमिट पुट करो इंटेग्रल में माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो चीज़ है वो तो हम अगली एक्सरसाइजेज में देखेंगे। फिलहाल हम इंटेग्रल को डेफिनेट इंटेग्रल को कैसे शो कर रहे हैं, लिमिट ऑफ अ सम के तौर पे, और इसके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी से तुमको इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी पता चलता है कि ज्योमेट्रिकली किस तरह से इंटीग्रेशन शो की जाती है। तो चलो अब हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में ना जाके सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो तुम्हें पेपर में आ सकता है। स्टूडेंट्स, जो तुम्हें बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो इस वे का होगा जिसमें तुमने ये फॉर्मूला लगाना होगा। उसकी स्टेटमेंट ध्यान से देखो। यहाँ आएगा फाइंड या इवेल्युएट, फाइंड दिस इंटेग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम। इस तरह से लिखा हुआ होगा क्वेश्चन और तुमने उसको सॉल्व करना होगा। तो लिमिट ऑफ अ सम जो वर्ड है वो तुम्हें दिया हुआ होगा कि किस तरह इसको इंटेग्रल करना है। इसको तुम डायरेक्ट इंटेग्रल नहीं कर सकते एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स और 0 और 2 अप्लाई कर दिया, नहीं। अगर तुमने उस तरह कर दिया तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नंबर है मेथड के, और मेथड क्या है, लिमिट ऑफ अ सम। तुमने प्लस 2 में देखा होगा स्टूडेंट्स कि हम आंसर से ज़्यादा मेथड पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर मैट्रिक्स चैप्टर भी देखोगे तो उसमें आता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। वहाँ पे भी मेथड के नंबर हैं, ना कि एक्स वाई जेड की वैल्यू के, क्योंकि अदरवाइज भी तुम सॉल्व तो कर ही सकते हो लीनियर इक्वेशंस को। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे इंटेग्रेशन डायरेक्टली नहीं करनी, इस मेथड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तुमने लिखना है I इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और तुमने यहाँ पे नोट करना है हेयर लोअर लिमिट 0 a कहेंगे हम, कॉमा अपर लिमिट 2 b की वैल्यू 2, और एफ एक्स कितना है फंक्शन, ये इंटीग्रैंड, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर तुमने कहना है therefore n into h is equal to b minus a is equal to 2 minus 0 means n into h आ जाएगा 2। ये कहाँ से आया, अभी समझाया था स्टूडेंट्स मैंने, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ तुमको। ये देखो, हमने जब ये डिस्कस किया था तो क्या कहा था, b माइनस ए अपॉन n इज इक्वल टू एच, क्योंकि मैंने इस लेंथ के n हिस्से किए थे। तो अगर n को इधर भेज दें तो b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच आएगा। तो यहां से आया है ये b माइनस ए इज इक्वल टू एन एच।
तो यहाँ तक नोट कर लिया हमने। अब इससे अगला पार्ट क्या है? इससे अगला पार्ट ये है कि अब हमने लेंथ्स ऑफ रेक्टेंगल्स निकालनी है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो नाउ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, ए कितना है? 0। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगले रेक्टेंगल की लेंथ एफ ऑफ ए प्लस एच, जो कि एफ ऑफ एच बन जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू तो 0 है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर x की जगह h है, आ जाएगा। फिर एफ ऑफ ए प्लस 2h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 2h, ये आ जाएगा 4h स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। क्योंकि रेक्टेंगल तो बहुत सारे हैं, हम सीधा लास्ट टर्म लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 h इज इक्वल टू एफ ऑफ n माइनस 1 h रह गया, ये इज इक्वल टू n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया हमारे पास। तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्मूला। तो वो लिखना ज़रूर है स्टूडेंट्स। पहले हम कहेंगे वी नो दैट इंटेग्रल फ्रॉम a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h एंड सो ऑन अप टू f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इस इंटेग्रल की वैल्यू इस फॉर्मूले से आ जाती है। ये है लिमिट ऑफ अ सम, और सम की वजह से ही, अब सम की बात कर रहे हैं तो चलो ये भी मैं बता देता हूं कि ये जो एलोंगेटेड s मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन में इंटीग्रेशन के, ये सिंबल कहाँ से आया? ये s है एलोंगेटेड, तो ये सम है, SUM सम का s ले लिया और इंटीग्रेशन का हमने सिंबल बना दिया एलोंगेटेड s को थोड़ा सा लंबा खींच दिया। तो खैर चलो हम अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस कि देयरफॉर i की वैल्यू क्या आएगी? i कितना है? i है ये, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं अब लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h, और साथ में ब्रैकेट स्टार्ट। देखो f ऑफ a कितना है? f ऑफ a 1 के बराबर है, 1 प्लस f ऑफ a प्लस h कितना है? h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ तक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो इसके बाद कंफ्यूजन ना हो उसका मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। हम हर क्वेश्चन में उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखो इस पूरी टर्म में सिर्फ ध्यान तुमने किस पे देना है? लास्ट टर्म पे। लास्ट टर्म में जब वो सिंप्लीफाइड है, अब ये तो सिंप्लीफाइड ही है, इससे थोड़ा सा और ऐसी टर्म्स भी आएंगी अगले क्वेश्चंस में जहां पे उतना सिंपल नहीं होगा, इसको सिंपल करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करेंगे इस टाइप का, उसमें दिखेगा। तो फिलहाल हमें ये सिंप्लीफाइड टर्म दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ h का स्क्वायर और n माइनस 1 का स्क्वायर है, इसलिए सिंप्लीफाइड है ये। तो इस टर्म में देखो कांस्टेंट कौन सा है? 1। तो इस नंबर को तुमने n से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ गया n प्लस h स्क्वायर लिखा, और इस n माइनस 1 के स्क्वायर की जगह तुमने लिखना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर। ये कैसे आ गया? देखो हमारे पास कितने रेक्टेंगल्स थे? n रेक्टेंगल्स थे, हर एक में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस आ रहा था। तो कितनी बार 1 आ रहा था? n टाइम्स। तो हमने लास्ट टर्म में देख के कांस्टेंट टर्म को n से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये पूरा सम हो गया, वंस का सम हो गया, जितने भी 1 थे वो टोटल हो गए। अब दूसरी टर्म थी h स्क्वायर की, तो देखो यहाँ पे h स्क्वायर के साथ 1 है,
यहाँ पे एच स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर है साथ में, और ऐसे ही आगे 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, और लास्ट में n-1 का स्क्वायर है। तो ये इस तरह से आया है सम। लेकिन इसको समझने का एक और तरीका ये है कि लास्ट टर्म में कांस्टेंट टर्म के साथ n मल्टीप्लाई करो और लिख दो, प्लस एच स्क्वायर के साथ n-1 का स्क्वायर है ना, तो n-1 का स्क्वायर नहीं, 1 से लेके n-1 तक के स्क्वायर्स का सम लिख दो। अब इस सीरीज का सम तुम्हें 11th क्लास में कराया गया है और वो तुम्हें आना चाहिए। तो वो तुमने याद रखना है, n प्लस एच स्क्वायर इंटू, इस सीरीज का सम होता है n, n-1, 2n-1 होल अपॉन 6। तो इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। देखो अब इस h को अंदर मल्टीप्लाई करना है हमने, क्योंकि लिमिट भी तो सॉल्व करनी है ना स्टूडेंट्स। तो पहली टर्म बन गई n इंटू एच प्लस 1/6 मैं पहले लिख रहा हूं। अब ये h इधर मल्टीप्लाई होगा तो h क्यूब बन जाएगा। तो h क्यूब को हमने किस तरह से ट्रीट करना है, 3 h होंगे मल्टीप्लाई में। तो हमने क्या किया, एक h को इस n से मल्टीप्लाई कर दिया, एक h को इस n-1 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और तीसरे h को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसको चाहे कॉमन लेके तुम h क्यूब अलग से लिख दो, चाहे तीनों टर्म्स में अलग अलग h मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक ही है। लेकिन तीनों टर्म्स में अलग अलग h मल्टीप्लाई करने पर हमें ये सॉल्व करना आसान हो जाएगा। कैसे, देखो अभी बताऊंगा। NH माइनस h, 2NH माइनस h। मैंने क्या किया, तीनों टर्म्स में h मल्टीप्लाई कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि जहां जहां अकेला h है वहां तो तुमने 0 पुट करना है, और जहां n इंटू एच है वहां पे क्या पुट करना है। देखो ऊपर हमने कुछ किया था सॉल्व, देखो NH की वैल्यू क्या निकाली थी, 2। तो जहां पे n इंटू एच है वहां 2 पुट करेंगे, और जहां अकेला h है वहां पर 0 पुट कर देंगे। तो i की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। अब लिमिट अप्लाई कर रहा हूं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस 1/6 इंटू 2, ये 2 हो गया, ब्रैकेट में 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, यहाँ 4 माइनस 0 आ जाएगा। तो 2 प्लस ये कैंसिल हुआ 3 से, तो 2 इंटू 4, 8, 8/3 आ गया हमारे पास। अब i इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करो, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 8/3 मीन्स 14/3। तो अगर ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखा जाए तो ये 14/3 स्क्वायर यूनिट्स है। ये एरिया आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था हमारा इंटीग्रेंड। अगर 0 से लेके 2 तक हम इस कर्व को ड्रॉ करेंगे और उसके नीचे का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो 14/3 के बराबर आएगा। तो इस तरह से इंटेग्रल को हमने सॉल्व किया बाय टेकिंग लिमिट ऑफ अ सम। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। तो ये है हमारा क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटेग्रल फ्रॉम 2 to 5 x स्क्वायर प्लस 3 dx एज लिमिट ऑफ अ सम। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 2 to 5 x स्क्वायर प्लस 3 dx, हेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3। Therefore, NH is equal to B minus A, which is 5 minus 2 means NH की वैल्यू आ गई 3। तो अब हमने NH की वैल्यू 3 पुट करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम नया स्टेप लिख रहे हैं, f ऑफ A। f ऑफ A का मतलब क्या है, A की वैल्यू है 2, f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, इसमें 2 पुट करो, 4 प्लस 3 7। फिर अगला स्टेप f ऑफ a प्लस एच, यानी कि f ऑफ 2 प्लस एच। तो ये बन जाएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि x की जगह 2 प्लस एच आएगा, x की जगह 2 प्लस एच आ जाएगा। उसके बाद f ऑफ a प्लस 2h इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस 2h इज इक्वल टू 2 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन। और लास्ट में जो लास्ट हमारा nth रेक्टेंगल है उसकी लेंथ f ऑफ
2 प्लस n माइनस 1 h इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 h का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। तो अब हम कहेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही, वी नो दैट इंटेग्रल फ्रॉम a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट f of a प्लस f of a प्लस h एंड सो ऑन अप टू f of a प्लस n माइनस 1 h ब्रैकेट क्लोज्ड। ये फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स सारे जो होते हैं ना स्टूडेंट्स ठीक कर देते हैं क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आनी शुरू होती है इसके बाद, तो वो भी नहीं आएगी अगर तुम ध्यान से इसको समझ लो। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर i इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ बस f ऑफ a प्लस h, फिलहाल तो ये वैल्यूज पुट करनी है हमने। तो 7 प्लस 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2h होल स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है 2 प्लस n माइनस 1h होल स्क्वायर प्लस 3। तो मैंने तुम्हें जिक्र किया था पिछले क्वेश्चन में कि लास्ट टर्म सिंप्लीफाइड होनी चाहिए। तो यहाँ तुम्हें लास्ट टर्म सिंप्लीफाइड नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इस n और h के साथ एक और नंबर है और इस पूरे का स्क्वायर है। असल में h स्क्वायर हमें अलग दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें अब बहुत ध्यान देना है स्टूडेंट्स। मैंने कहा था ना कि सारा ध्यान अपना इस पे लगा के रखना, लास्ट टर्म पे। तो इस जो पहली 3 टर्म्स मैंने लिखी हैं इनको वैसे ही लिखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। i इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस, इनके सबके ब्रैकेट खोलने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अगर सभी के ब्रैकेट्स खोलने लगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि टर्म्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगी। तो इसलिए हमने सिर्फ ध्यान लगाना है लास्ट टर्म पे। मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करके इस टर्म को खोल रहा हूँ। 4 प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी आना है। तो 2 इंटू 2 4 इंटू n माइनस 1 h और प्लस में ये 3 है। तो अब थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाइड हमें नज़र आने लगी, क्योंकि h का स्क्वायर n माइनस 1 के स्क्वायर के साथ आ गया और h जो है वो n माइनस 1 के साथ आ गया। लेकिन लास्ट टर्म में अभी कांस्टेंट टर्म पूरा का पूरा प्लस करके अभी लिखना है हमें। तो लिख देते हैं एक स्टेप और, i इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0 h 7 प्लस 2 प्लस h स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आ गया प्लस 7, 4 प्लस 3 7 हो गया, प्लस n माइनस 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4 n माइनस 1 h। तो ये आ गई स्टूडेंट्स हमारी लास्ट टर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो लास्ट टर्म को देखते हुए जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। कांस्टेंट टर्म के साथ n मल्टीप्लाई करके लिख दिया। h स्क्वायर के साथ n माइनस 1 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n माइनस 1 का स्क्वायर। और प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4h है, देखो 4 इंटू एच, n माइनस 1 है तो वहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1। तो h स्क्वायर के साथ सम करके लिखना है, h के साथ सम करके लिखना है। तो चलो अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, 7n एज इट इज, h स्क्वायर के साथ ये सम था तो मैंने ये बना के लिख दिया इसका फॉर्मूला सम का, और 4h के साथ ये सम था तो उसका n माइनस 1 बाय 2 फॉर्मूला लिख दिया। अब h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट 7nh प्लस 1 बाय 6 nh माइनस h 2nh माइनस h, और ये 2 के साथ 2 कैंसिल है, प्लस 2nh इंटू
NH माइनस H, ये ऐसे आ गया। देखो हर एक के साथ N के साथ H मल्टीप्लाई हो गया। तो अब इसकी हम NH की वैल्यू पुट करने लगे हैं। NH की वैल्यू 3 थी यहाँ पे, तो 7 इंटू 3 प्लस 1/6 इंटू 3 माइनस 0, 6 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 48। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।